Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Chalo. So now we'll discuss questions of Get Equipped for IIT JEE. Yes. इसमें अगर देखोगे क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, जो और क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 5 हो गया. दीज आर क्वेश्चंस एक्चुअली जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर बेस्ड है. So we are going to discuss concepts of electrophiles and nucleophiles in chapter reaction mechanism. In detail we will discuss these things. तब तक के लिए केवल इतना करना है कि हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का आइडिया होना चाहिए. इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमने क्या बोल रखा है बेटा कि केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल. तो जैसे क्वेश्चन 1 को देखोगे तो क्वेश्चन 1 में BCl3 के बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, AlCl3 के Al के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, डी ऑप्शन में H प्लस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है. बट NH4 प्लस का जो N प्लस है, N इज नॉट हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल. कई बार हम लोग बता चुके हैं. ठीक है, 4 बॉन्ड्स नाइट्रोजन के और चारों सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए वहां पर कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है. दैट मीन्स NH4 plus cannot act as an electrophile. Is my point clear to everyone? Yes, sir. ये हो गया. अब जो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल amongst the following in aqueous medium. देखो अभी बिकॉज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने वो नहीं पढ़ा हुआ है. वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन रिएक्शन मैकेनिज्म. लेकिन ये रहता है कि जिसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है. तो कई बार आपको इस तरह से आंसर मिलेंगे जब आप किसी ग्रुप में मूव कर रहे होंगे, राइट. तो जो नीचे जाएंगे आप टॉप टू बॉटम, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी. ये याद रखना. तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प होगी. तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में देखोगे तो आपको ए ऑप्शन समझ में आएगा. इज माय पॉइंट क्लियर? Yes. और फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देखोगे, कहता है विच फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल वन. तो रेडिकल के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस. तो आप देखोगे तो ए में रेजोनेंस हो रहा है, बी में रेजोनेंस हो रहा है, सी में हाइपर कॉन्जुगेशन है, डी में हाइपर कॉन्जुगेशन है. कौन सा इफेक्ट प्रेफरेंस में लेते हैं बेटा, रेजोनेंस. तो ए और बी में से कोई आंसर होगा. फिर उसके बाद नॉर्मली जो एक्सेप्शनल केसेस को अगर हम छोड़ दें तो नॉर्मल सिनेरियो में ये रहता है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, फ्री रेडिकल को डिस्टेबलाइज करेगा. ठीक है. तो अगर ए और बी में कंपैरिजन करेंगे तो ए को हम ज्यादा स्टेबल ले लेंगे. इज माय पॉइंट क्लियर बेटा? Yes, sir. अब आप फोर्थ क्वेश्चन को देखो. कहता है विच इज द मोस्ट स्टेबल सिंगलेट कार्बीन. देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये मैंने शायद पहले भी बताया आपको. CF2 कह रहा है, ये कार्बीन है. कार्बीन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट. ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो जो CF2 होता है ना, CF2 में ये जो फ्लोरीन है ये अपने लोन पेयर के थ्रू इसको स्टेबलाइज करता है. गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था. और ऐसा नहीं कि CCl2 नहीं कर सकता, बट CCl2 के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये Cl जो होगा उसके पास भी लोन पेयर है, बट ये 3p ऑर्बिटल वाला है. जबकि अगर 2p का कहीं पर रेजोनेंस होता है तो दैट रेजोनेंस इज मच बेटर देन 2p 3p रेजोनेंस. तो ये भी दे पाएगा, इतना अच्छा नहीं दे पाएगा जितना यहां पर दे पाएगा. तो कौन है जो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ज्यादा ठीक कर पा रहा है? F. यानी कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा? CF2 एज कंपेयर टू CCl2 और CBr2 और CI2. यही कॉन्सेप्ट लगता है जब हम लोग BF3, BCl3, BBr3, BI3 इनका क्या फाइंड आउट करते हैं, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ. तो BF3 में क्या होता है, जो F होता है वो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को डिक्रीज करा देता है. तो बोरॉन फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों लेगा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है. सेम कॉन्सेप्ट.
तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस फोर्थ वन? ए। यहीं पर चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन ये दिया होता, सी पे माइनस लिख दो और यहां लिख दो एफ एफ एफ, यानी ये सी एफ थ्री माइनस है, और एक दिया है सी सी एल थ्री माइनस। नाउ क्वेश्चन कम्स, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? अब माइनस की डिस्पर्शन की बात आई, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी या इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा अपने ऊपर, यानी इससे यहां से हटा पाएगा, वो उसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये जो सी माइनस है यहां पर, बिकॉज सीएल के पास एमटीडी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, याद है ना पीरियोडिक टेबल में हमने ये चीज समझी है कि अगर आपने सेकेंड पीरियड एलिमेंट को छोड़ दिया, नीचे की जो थर्ड फोर्थ पीरियड, इन सब में क्या होता है बेटा? एम्प्टी वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये जो सीएल का एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल है, वो इसके लोन पेयर को एकोमोडेट करता है, बिकॉज ऑफ दैट इसमें डिस्पर्शन होगा। तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा बेटा? CCl3 माइनस एज कंपेयर टू CF3 माइनस। जबकि यहां पर क्या हो रहा था? CF2 was more stable carbon than CCl2. I hope this concept is clear to everyone. ये ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें मिल जाए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो इसमें जो डी ऑप्शन है ना, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी जब रिएक्शन मैकेनिज्म का चैप्टर आएगा तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो एल्कीन है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। वो भी किस चीज का काम करता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो आप क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी, इनको लेके अभी परेशान मत हो। अभी मैंने हल्का फुल्का आपको नॉलेज दे दिया है। इन रिएक्शन मैकेनिज्म वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल। तब तक के लिए इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, इसको लेके परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा? सो अब हम लोग सीधे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स all the effects, namely inductive, mesomeric and hyperconjugation operate? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसका ऑप्शन ए देखो तो तुम्हें लोन पेयर के साथ वाला Cl तो दिखेगा, लेकिन क्या लोन पेयर सिंगल डबल है? नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं है, या रेजोनेंस नहीं है। इंडक्टिव ऑपरेट हमेशा ही करता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ वर्क करता है बेटा? कार्बोकेटायंस में, फ्री रेडिकल्स में, डबल बॉन्ड, और तभी जब वो अल्फा एच उसके अंदर हो। बी को देखो बेटा, बी वाले में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा ही आएगा, अल्फा एच पी दिया हुआ है। अब डबल क्या रेजोनेंस कर रहा है? यस, देखो ना, डबल सिंगल डबल, तो इस तरफ ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, यानी रेजोनेंस भी हो गया। इंडक्टिव तो डेफिनेटली ऑपरेट करेगा, यानी तीनों फैक्टर्स हो गए। बी तो आंसर पता चल गया। सी वाले में क्या रेजोनेंस हो रहा है? डबल बॉन्ड तो है, लेकिन डबल सिंगल डबल है क्या? नहीं, हाइपर हो रहा है, इंडक्टिव हो रहा है। डी वाले में क्या है? रेजोनेंस तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा 7th क्वेश्चन का, वो स्ट्रेट कौन सा हो जाएगा बेटा? बी। क्लियर है? इंडक्टिव कैसे आया? किसमें बेटा? इंडक्टिव सब में वर्क करता है ना। क्लियर है? यस सर। चल अब 8th क्वेश्चन पे देख लेते हैं। कहता है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस the correct decreasing order of enthalpies of formation of carbocations। देखो कार्बोकेटायंस उसने बना दिए, मैंने आपको इसका अगर ये नहीं भी बना कर देता तो भी मैं क्या बोलता? ब्रेक CCl बॉन्ड, राइट कार्बोकेटायन, चेक स्टेबिलिटी। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, तो इससे क्या होगा? द बॉन्ड विच हैव ब्रोकन, ये वाला, अगर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, द बॉन्ड विल बी वीक। क्या सबको ये बात समझ में आई बेटा? जितना आसानी से वो कार्बोकेटायन बन रहा है, इसका मतलब बॉन्ड वीक था, और बॉन्ड वीक होगा तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या लग रही होगी? कम या ज्यादा? कम। कम। तो हमारे लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस का। तो आप सबसे पहले तो ये देखो बेटा कि कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन कर रहा है? मेरे ख्याल से थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। कैन यू सी? कार्बोकेटायन
बिकॉज प्लस सिंगल वो रेजोनेंस कर रहा है। अच्छा, सेकेंड में भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन बेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस में ज्यादा मिल जाएंगे? थर्ड वाले में, है ना। तो थर्ड हमारे लिए सबसे ज्यादा हो गया। तो अगर थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसका मतलब उसका कार्बोकेटायन बनने का टेंडेंसी क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा हो जाएगा, राइट। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसको आप बोल सकते हो, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। इज माई पॉइंट क्लियर बेटा? Yes, देखो sir. किस ऑप्शन में थर्ड को लास्ट में दिया हुआ है, मेरे ख्याल से B बी or D. एंड डी में दिया हुआ है, राइट। अब ये देखो सबसे खराब स्टेबल कौन है, तो आप देखोगे तो फोर्थ वाले में देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर प्लस है। कैन यू सी? मैंने जो ऑर्डर एक दिया था कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का, उसमें Yes. डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में वो खराब हो जाता है। तो देखो आपको स्ट्रेट आंसर कौन सा मिल गया बेटा? बी। इज माई पॉइंट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। चलो ये भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। Which of the following reaction intermediates are electrophilic in character? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके पास बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो अगर तुमने लेट अस से कार्बोकेटायन लिखा है, तो कार्बोकेटायन का मतलब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, राइट। कार्बेनायन का मतलब क्या है भाई? उसके तो सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। तो ये तो हो नहीं सकता, ये होगा फ्री रेडिकल। अनफॉर्चुनेटली फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो है, लेकिन नो एम्प्टी ऑर्बिटल, नो वेकेंट ऑर्बिटल। क्या सबको मेरी बात समझ में आई बेटा? तो Yes, इसका sir. मतलब ये भी नहीं हो सकता। हाँ, सिंगलेट कार्बीन होगा तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं। तो बाकी जो ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे? एम्प्टी होंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आप नोट्स में अपने चेक कर लो, मैंने आपको सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बन सब कुछ लिखाया हुआ है, तो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल लोगे। तो मेरे ख्याल से कौन कौन से ऑप्शंस मैच कर जाएंगे इसमें? 1 अच्छा, and 4. 1 एंड 4 ऐसा सी में दिया है ना, हो गया। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग थ्री हैलाइड्स, अरेंज दीज थ्री कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CCl बॉन्ड लेंथ। तो फिर से वही कहानी बेटा, मैंने क्या समझा रखा है आपको कि ब्रेक CCl बॉन्ड और क्या बना देना बेटा? कार्बोकेटायन। फिर क्या चेक कर लेना है? उनकी स्टेबिलिटी, Stability. कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो आप देखोगे CH3 CH2 प्लस एक आएगा, एक आएगा CH2 CH प्लस, एक आएगा ये। तो बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? Sir, first greater than 2 greater than 3. ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और, अच्छा इसमें उसने ब्रेक करवाने के लिए तो नहीं मेरे ख्याल से पूछा है, उसने CCl का बॉन्ड लेंथ। हाँ, तो स्ट्रेंथ अगर पता चल जाएगी, तो अगर बॉन्डलेस में स्ट्रेंथ उल्टा हो पता चल जाएंगे, रही है तो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएंगे. हाँ, क्योंकि जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो उसका बॉन्ड क्या था? इसका मतलब वीक था, राइट ना। Yes, sir. भाई कार्बोकेटायन इसीलिए तो बन पा रहा है क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूट गया। तो बॉन्ड अगर कार्बोकेटायन स्टेबल बन पा रहा है, इसका मतलब बॉन्ड आसानी से टूट रहा है। तो स्ट्रेंथ कम थी तो लेंथ क्या हो गई? ज्यादा हो गई। उससे भी आपको स्ट्रेट आंसर आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। Yes, sir. माय पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ये हो गया। फिर इसके बाद इसका 11th क्वेश्चन देखो तो बड़ा, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। तो इट्स इजी, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी है, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए जनरली हम क्या चेक करते हैं? ऑड सिंगल डबल देखते हैं, रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस नहीं हो तो हम लोग फिर चेक करते हैं कि उसमें अल्फा एच कितने हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसमें फॉर्चुनेटली देखोगे तो डी ऑप्शन है जिसमें मैक्सिमम रेजोनेंस हो रहा है, तो स्ट्रेट आंसर आप डी लिख दोगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नाउ 12th क्वेश्चन में देखो बेटा, 12th क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3 सॉल्यूशन। अगेन रिएक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, हम फिर से क्या करेंगे? सबका Cl निकाल देंगे, Ag प्लस के साथ सबको व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देंगे, लेकिन देखेंगे कि किस में
कार्बोकेटायन स्टेबल और किसमें अनस्टेबल है। तो अगर आप देखोगे तो पहला वाला रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है कार्बोकेटायन बनने के बाद, तीसरा वाला रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है कार्बोकेटायन बनने के बाद, लेकिन जो दूसरा है उसमें अनफॉर्चुनेटली डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही प्लस आ गया। याद रखना, यहां रेजोनेंस नहीं होगा, यहां तो हाईली अनस्टेबल है ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. हाईली अनस्टेबल, ये दोनों स्टेबलाइज हो रहे हैं बाय रेजोनेंस। दैट मीन्स हियर द बॉन्ड कैन बी ब्रोकन बट नॉट हियर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 12th में? सी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग जब रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे तब डेफिनेटली करेंगे, बट तब तक के लिए अगर मुझे बताना भी होगा तो नॉर्मली होता क्या है बेटा कि जिसमें भी एम्प्टी ऑर्बिटल भी हो और इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो, ऐसा सिस्टम जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल का। और इसका पॉपुलर एग्जाम्पल है ये एसीटोन, कीटोन है, एल्डिहाइड है। ये सब में क्या होता है, ये जो कार्बन होता है जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट होता है, याद है मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक बताया था आपको, तो उसमें ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को डिनोट करता है, जबकि ऑक्सीजन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच को डिनोट करता है। तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक साइट। यानी इफ न्यूक्लियोफाइल वांट्स तो वो यहां अटैक कर सकता है, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच साइट, दैट मींस न्यूक्लियोफिलिक साइट, इलेक्ट्रॉन रिच साइट बोल सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं कि ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। और इसका डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे जब चैप्टर आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे 14th क्वेश्चन के लिए कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पर भी एक्चुअली जो ऑर्डर निकालने का स्टाइल है वो सब हम वहां लर्न करेंगे, बट तब तक के लिए अगर याद रखना है तो ये याद रखना है कार्बन पे अगर माइनस आ गया तो वो बहुत ज्यादा बेसिक भी होता है और बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी होता है। और सी ऑप्शन में देखोगे तो तुम्हें कार्बन पे माइनस दिख रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म में इसको डिटेल में चीजें करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ विच कंपाउंड इज मैक्सिमम। देखो ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। मेल्टिंग पॉइंट केमिकल बॉन्डिंग भी जो हम पढ़ाते हैं वो ये रहता है कि जो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करेगी बेटा, सिमेट्री पे। याद रखना मोस्टली जो हम सोल्यूशन देते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स के रिगार्डिंग वो है सिमेट्री। मोर सिमेट्रिकल, इसको कहते हैं बेटर पैकिंग। जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतनी पैकिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है। और सॉलिड्स के लिए आपको मेल्टिंग पॉइंट बताना है बेटा, तो सॉलिड में जितनी अच्छी पैकिंग होगी, जितना अच्छा पैक्ड होगा सॉलिड, उसके मॉलिक्यूल जितना अच्छे पैक्ड होंगे उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, हाई। तो आप इसमें देखो जितने ऑप्शंस दिए उसमें सबसे ज्यादा अच्छा सिमेट्रिकल कौन है, तो उसको देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको आंसर इसमें मिल जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद हाँ एक क्वेश्चन देखो, केमिकल बॉन्डिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। सबसे पहली चीज ये समझ लो कि जिसके पास ज्यादा OH होंगे, जिस सब्सटेंस के पास, या जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वाटर के साथ, वो ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन देखो बेटा, विच कंपाउंड विल हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट।
तो लोवेस्ट, अब देखो फिर वही जो अभी मैंने समझाया बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें सबसे ज्यादा हो रही है बेटा? डी में। तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसका, ठीक है। Yes. फिर 18th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटिक सॉल्वेंट। ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट हो गया। फिर से केमिकल बॉन्डिंग में बताते हैं। प्रोटिक का मतलब देखो प्रोटॉन से रिलेटेड, तो वो सॉल्वेंट जिसमें H जो है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हो, O के साथ कनेक्टेड हो, N के साथ कनेक्टेड हो, F के साथ कनेक्टेड हो, इवन सल्फर के साथ, इनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं बेटा? प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब जैसे H कई बार क्या होता है, जैसे एसीटोन एग्जाम्पल ले लो, तो क्या इसमें ये H जो है वो O के साथ कनेक्टेड है? नहीं। तो ये पोलर सॉल्वेंट तो है लेकिन ये प्रोटिक नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जबकि H2 हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये सब हम बाद में डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए आप इतना लिख लो, दैट इज इनफ, ठीक है। Yes. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहता है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगेन यू ब्रेक द बॉन्ड। जैसे आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी है वो आपको आंसर दे देगा। देखो बेटा, ये प्लस है, रेजोनेंस में जा रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। यहां पर भी प्लस है, रेजोनेंस में जा रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। और OCH3 अपने रेजोनेंस के थ्रू इसको स्टेबलाइज करेगा बिकॉज ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। थर्ड वाले को देखो, OCH3 का रेजोनेंस बेकार हो गया बिकॉज रेजोनेंस कहां वर्क नहीं करता? Meta. मेटा पोजीशन पे, यानी ये उल्टा विड्रॉइंग हो गया। तो ये क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा। फोर्थ वाले को देखो बेटा, फोर्थ वाला जो है उसमें OCH3 क्या होगा? स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज होगा बाय रेजोनेंस, ठीक है। तो अब इसमें देखो सबसे खराब स्टेबल कौन हुआ? कार्बोकेटायन, C वाला. सी वाला, है ना, लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल का मतलब हो गया कि जो RCl बॉन्ड आपने तोड़ा, वो ये strong. बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग ये चीज क्लियर पता कर ले, अपने को लिख कर रखना जरूरी बार बार, कि जितना ये स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना RCl का बॉन्ड जो होगा वो वीक होगा। और अगर जितना ये खराब स्टेबिलिटी आएगी उतना RCl बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। तो यानी थर्ड हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, और फॉर्चुनेटली एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, बी में, ठीक है। बाकी भी आप एनालाइज करिएगा, लेकिन आंसर अपने को आ गया। दिस पॉइंट इज क्लियर बेटा? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो। अब इसमें होता क्या है कि अच्छा, ये जो ऊपर लगा हुआ है ना बेटा, ये आई है, आई, हाँ, ऊपर जो तुम्हें वन जैसा लग रहा है वो आई है। और Iodine bond. हाँ, आयोडीन, आयोडीन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट दिस मॉलिक्यूल। तो इसमें ये ध्यान से देखने वाली बात है बेटा कि जो रेजोनेंस है, कहां पर रेजोनेंस हिंडर्ड है यानी कम हो रहा है, और कहां पर रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुली आपको जज करना पड़ेगा। देखो, जैसे ये दो ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पर, अब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा बेटा? इनका रेजोनेंस थोड़ा सा क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो ये जो बॉन्ड है ये टुवर्ड्स सिंगल चला जाएगा, बिकॉज रेजोनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग दिस सिंगल बॉन्ड इनटू डबल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. हाँ, तो रेजोनेंस होता, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। जो CN बॉन्ड की बात कर रहा है वो, है ना, उसने क्या बोल रखा है इसको? वन।
इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो ये जो है यहाँ तो नॉर्मल रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ का रेजोनेंस हिंडर्ड है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो ये रेजोनेंस अगर खराब होगा तो ये क्या हो जाएगा, मोर सिंगल। मानते हो कि नहीं? Yes. मोर Yes. सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये वाला भी हम बोल सकते हैं सेम मैनर में, मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ये मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बताइए कौन सी लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी? ऑफ कोर्स C1 वाली और C3 वाली, और ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, एक ही जैसे तो है ये। तो इसका मतलब C1 नाइट्रोजन और C3 नाइट्रोजन, ये बॉन्ड सेम लेंथ के होंगे एंड दे विल बी लॉन्गर देन C5-9। इज माय पॉइंट क्लियर बेटा? Yes. तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलिए ये भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखोगे तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसमें देखोगे तो ये तो बड़ा, ये मेरे ख्याल से पहले भी क्वेश्चन आ चुका होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला केस है। और जो C1 C2 बॉन्ड अगर देखोगे और C3 C4, तो C3 C4 जो होगा वो 2 बार इधर रेजोनेंस में जा सकता है, तो ये दैट विल बी मोर सिंगल, क्योंकि डबल बॉन्ड है, सिंगल हो रहा है रेजोनेंस की वजह से, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो ज्यादा सिंगल। जबकि C1 C2 क्या है, केवल एक ही के साथ रेजोनेंस कर सकता है, C3 C4 के साथ उसका रेजोनेंस कम है, तो वो बॉन्ड जो होगा टुवर्ड्स डबल होगा, यानी शॉर्टर होगा। स्ट्रेट आंसर बी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। कह रहा था ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ अमंग दीज कंपाउंड्स इज। फिर से वही चीज है बेटा, रेजोनेंस देखना, CN की बात कर रहा है वो। जब आपको वो CN की बॉन्ड की बात करेगा तो पहले आप बोलो कि ये CN कौन सा बॉन्ड है। तो इनिशियली ये बॉन्ड सिंगल है, यानी आफ्टर रेजोनेंस क्या हो जाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड विल बी बिकमिंग डबल। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, मोर रेजोनेंस implies more double, Yes. right ना। more double means lengthless, ये कॉन्सेप्ट है अपने पास, है ना। तो केवल इतना चेक कर लो किसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो आप देखोगे कि ये जो सेकेंड कंपाउंड दिया है ना, इसमें CHO क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ और कह रहा है कि रेजोनेंस करो, यानी कि इसमें जो रेजोनेंस होगा वो ज्यादा रेजोनेंस होगा, और ज्यादा रेजोनेंस हो जाएगा तो मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मोर डबल मतलब लेंथलेस, राइट। जबकि थर्ड वाला प्योर सिंगल है, तो हम लोगों की लेंथ थर्ड में सबसे ज्यादा हो जाएगी और इस वाले में सबसे कम हो जाएगी, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 1 2, डन। इसी तरह तुम देखो ऑर्डर जो CO बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करना चाहिए, आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। Yes. अब इसी तरह से 24th क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट हैव ऑल CO बॉन्ड्स ऑफ सेम लेंथ। देखो बहुत सिंपल है बेटा, जिसमें आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो सेम बॉन्ड लेंथ की तरफ जाएंगे, जिसमें नहीं बन, जैसे इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है। अब जो C ऑप्शन है उसको देखोगे बेटा, तो अनफॉर्चुनेटली वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग रेजोनेंस लिख करके फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाते हैं, तो उससे पता चल जाता है। बट फिर भी आप गेस भी करोगे तो आप समझ जाओगे कि सारे के सारे आइडेंटिकली इसके बनेंगे, तो उसमें भी बॉन्ड लेंथ सेम होने वाली है। डी वाले में देखोगे तो उसमें भी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 बनेंगे वो भी आइडेंटिकल बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी वाले में प्रॉब्लम है क्योंकि वो 4 सेपरेशन वाला रेजोनेंस है, समझे ना। तो वो फिर एक जैसे कंट्रीब्यूटिंग नहीं होंगे रेजोनेंस हाइब्रिड में, तो यहाँ पर जो CO बॉन्ड लेंथ होंगी वो आइडेंटिकल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से बी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेना। 25th क्वेश्चन को देखो बेटा, 25th क्वेश्चन में स्ट्रेट आंसर ये कई बार किया हुआ है बेटा। नैप्थलीन में अनफॉर्चुनेटली जो 3 प्रिंसिपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तीनों अनफॉर्चुनेटली आइडेंटिकल नहीं होते हैं,
ठीक है, अगर ये आइडेंटिकल होते जैसे बेंजीन रिंग तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये आइडेंटिकल नहीं है, और आइडेंटिकल नहीं है इस वजह से क्या होंगे, इनके सबके बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होंगे। ये जो अगर हम C1 C2 बॉन्ड लिखेंगे ना, C1 C2 बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये शॉर्टर होता है C2 C3 के कंपैरिजन में, जिसमें कौन सा बॉन्ड तुमको ज्यादा नजर आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, एक में डबल दो में सिंगल, ये हो गया, तो वो आसानी से आप कर लोगे। 26 क्वेश्चन में आपसे फिर से उसने बॉन्ड के बारे में बोला है, लेंथ के बारे में, सीओ की बात कर रहा है, तो इसमें केवल ये दिखाना बेटा कि ये जो सीओ है ये किसके साथ सबसे अच्छा रेजोनेंस कर रहा है। ए में तो कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, राइट। एफ रेजोनेंस कर रहा है, नाइट्रोजन रेजोनेंस कर रहा है, ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहा है। एफ रेजोनेंस करेगा, एफ इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन रेजोनेंस करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, OH रेजोनेंस करेगा, ऑक्सीजन देगा, तीनों सेम पीरियड के हैं, FNO, विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, F, यानी सबसे खराब टेंडेंसी इसकी इलेक्ट्रॉन देने की है, सबसे अच्छी टेंडेंसी किसकी है बेटा, नाइट्रोजन की, यानी रेजोनेंस सबसे अच्छा कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा, और जिसमें सबसे अच्छा रेजोनेंस होगा उसी में तो CO जो बॉन्ड है वो ज्यादा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर रेजोनेंस वो डबल से क्या जा रहा है, सिंगल, तो मोर रेजोनेंस मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लेंथ विल बी मोर। Is my point clear बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो फिर क्वेश्चन 27 में देखोगे, कहता है लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दीज टू एसिड्स। ये रेजोनेंस के थ्रू है बेटा, H+ हटा दोगे तो O- आएगा, रेजोनेंस कराओगे तो NCO आ जाएगा, तो सेम एनायन हो जाएंगे, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखोगे तो कहता है आयोनाइजेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस Br- एंड, फिर से वही Br- हटाओगे, वहां पर आएगा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करेगा तो एक जैसे ही कार्बोकेटाइंस मिल जाएंगे, वो सेम हो जाएगा। 29th क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन है बेटा। इसकी खास बात ये है कि हमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि sp2 अगर कोई एटम है उसके सराउंडिंग में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 होता है, और एक अगर हमने sp3 ले लिया तो 109 डिग्री वाला है, लेकिन एक बीच वाला भी हो सकता है। कैसे बीच वाला होता है कोई चीज, तो बहुत आसान है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं तुमको ये एग्जांपल, याद करो मैंने कई बार ये बताया है कि अगर लोन पेयर डीलोकलाइज हो तो दैट लोन पेयर विल नॉट बी काउंटेड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में हम sp2 लिखेंगे। एक और एग्जांपल है CH3CONH2, इसमें भी देखो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन किसके रेजोनेंस को हम बेटर मानते हैं, जब लोन पेयर CO के साथ रेजोनेंस में होता है नाइट्रोजन का, या लोन पेयर जब बेंजीन रिंग के साथ, तो CO के साथ वाले को बेटर मानते हैं, यानी कि इसमें मोर डीलोकलाइज है, मोर डीलोकलाइज, मोर डीलोकलाइज, मोर डीलोकलाइज का मतलब ये हो जाएगा ये मोर sp2, और मोर sp2 का मतलब हो जाएगा मोर टूवर्ड्स किस एंगल की तरफ जाओगे बेटा, 120 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, इस तरह से लेंगे तो ये बॉन्ड एंगल का आपको आइडिया देगा, यानी कि ये क्लियर। अच्छा, जो आप देखोगे इसमें क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड ये लोकलाइज लोन पेयर है, तो ये sp3 वाले हो गए, इनका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 109, राइट। अब इसका मतलब है फोर्थ आपको नंबर 1 लेना है, फोर्थ, क्योंकि ज्यादा 120 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको ये फोर्थ को नंबर 1 बॉन्ड एंगल पे डाल देंगे, फिर किसको लेंगे, फिर हम 1 पे लेंगे। सेकेंड एंड थर्ड वेरी क्लोज है, उसमें स्टैटिक एंट्रेंस की वजह से आप देखेंगे, क्योंकि HH का बॉन्ड एंगल पूछा हुआ है, तो उसके बेसिस पे जाएंगे तो हमारा जो 3 होगा वो पीछे हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो 2 ग्रेटर देन 3 यहाँ पर फिट कर देंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन, तो इसको आप जरूर देख कर रखना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30 पे देखो, फिर से करेक्ट ऑर्डर ऑफ C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो फिर से आपको रेजोनेंस देखना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेटा कि जैसे Cl के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये जो रेजोनेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं 2p3p रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस जो होगा वो पुअर होगा एज कंपेयर टू 2p2p रेजोनेंस, ठीक है। फिर क्रॉस कॉन्जुगेशंस वगैरह भी देख लेना, तो परहैप्स ये आंसर आप
निकाल लोगे। फिर 31st में कहता है कि रेजोनेंस एनर्जीज ऑफ दीज कैटायंस आर इन दी ऑर्डर, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, मोर रेजोनेंस एनर्जी। तो बड़ा सिंपल है बेटा। अच्छा, इसमें एक खास बात है कि जो पहला कंपाउंड उसमें SIR लगा सकते हो और ये बोल सकते हो कि SIR की वजह से कार्बोकैटायन जो है ना वो लोकलाइज्ड हो जाएगा, और लोकलाइज्ड कार्बोकैटायन जो होगा हाईली अनस्टेबल होगा। तो यानी 1 को लास्ट में डाल देना। और किस ऑप्शन में दिया है? केवल एक में। और फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबलाइज होगा बिकॉज दे आर 3 बेंजीन रिंग्स, तो वो प्लस को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। ये भी हो गया। 32nd भी आप लिख लोगे बिकॉज नाइट्रोजन का ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने का, तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। 33rd कई बार हमने किया हुआ है, रेजोनेंस एनर्जी पूछा, डेटा भी मैंने दिया हुआ है। एक बेंजीन होता है, 36 दिया है वैल्यू। फ्यूज्ड में रेजोनेंस एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन अगर सेपरेटेड 2 बेंजीन रिंग्स होंगे तो उनकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसमें जैसे पहला कंपाउंड जो लिखा है इसमें ऑलमोस्ट 36 into 2 मानकर चलते, तो 1 greater than 2 greater than 3 हो गया, ये हो गया। फिर 34th क्वेश्चन देखो। 34th क्वेश्चन में क्या पूछा? अगेन रेजोनेंस एनर्जी पूछी हुई है। तो FOH फिर से वही चीज है बेटा कि जिसकी टेंडेंसी सबसे अच्छा रेजोनेंस कराने की नाइट्रोजन, सेम पीरियड के FO और N है, तो थर्ड सबसे पहले आ गया, वो एक ही ऑप्शन में दिया है, ये भी हो गया। 35th में क्या पूछा है? एमंग अरेंज दीज ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है बेटा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड कंपाउंड में क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसकी वजह से वो वीकर हो जाएंगे। किसके कंपैरिजन में बेटा? CHO के कंपैरिजन में। तो नंबर 1 वाला विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, है ना, रेजोनेंस के थ्रू कराना है। और फिर उसके बाद क्रॉस कॉन्जुगेशन देख लो किसका बेटर है, अकॉर्डिंगली आप आंसर लिख दोगे, ये भी इजी है। फिर 36 वाले में अरेंज दीज ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस। तो फिर से इसमें वही देखना है बेटा, क्योंकि डोनेटिंग पावर देखना है। तो जैसे थर्ड कंपाउंड है तो उसमें वो NO2 क्या कर रहा है? बीच के डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो डोनेट करना उसके लिए टफ हो जाएगा। तो थर्ड लास्ट में आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो आंसर आ गया। फिर 37 में पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो इसका तो ऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, O-। सेकंड में भी खींच रहा है ना? सेकेंड वाले में वो बेटा ऑक्सीजन जो है ना वो लोन पेयर के थ्रू देगा, नहीं समझे? यस सर, उसमें भी रेजोनेंस है। लोन पेयर सिंगल डबल है ना, तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस बना देगा। यस। चलो अब मैं 37 पे आता हूँ। तो O- मैंने क्लास में लिखाया आपको, NH2 उसके बाद दिया था, फिर OH दिया था, फिर आपको मैंने ऑर्डर में दिया था जिसमें क्रॉस कॉन्जुगेशंस आते हैं, तो उसमें NHCOR करके दिया था, फिर OCOR। ये एक स्टैंडर्ड ऑर्डर है। इसके बाद कोई एल्काइल ग्रुप मान लीजिए दिया है तो लिख दिया। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है वाया रेजोनेंस जब हम देख रहे हैं। तो स्ट्रेट आपका आंसर 37 का B हो गया, कुछ उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। 38 में देखो, मैंने कई बार बताया कि जब भी एल्काइल ग्रुप किसी बेंजीन के साथ कनेक्टेड होगा, इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर विल बी डिसाइडेड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में पहला ही कार्बन जो होता है ना वही अल्फा होगा, उसके H काउंट करने होते हैं, तो सबसे ज्यादा इसी में यही होगा, आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर करेगा। ठीक है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर भी होगा CH3, और अंदर ऑर्थोपैरा तो सभी लेंगे लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी केस में आएगी। ये भी हो गया आपका। 39th क्वेश्चन में द स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल, तो ये आप कर लोगे मेरे ख्याल से ऑक्टेट वगैरह के रूल लगाकर, ये भी हो जाएगा। 40th में ये भी रेजोनेंस का जो मेरे ख्याल से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, इसमें भी ऑक्टेट रूल लगाकर कर लो। 41st में भी रूल्स आप करोगे तो हो जाएगा। 42nd वाले में आयनाइजेशन, फिर से आप बेटा कार्बोकेटायंस बनाओ, और मेरे ख्याल से कार्बोकेटायन थर्ड वाले में देखोगे तो 6th केस ऑफ रेजोनेंस आएगा, N लोन पेयर और C पे प्लस। ठीक है, तो वो फर्स्ट में भी आएगा, तो वो बेटर, और नाइट्रोजन बेटर स्टेबलाइज करेगा, वो आपसे हो जाएंगे मेरे ख्याल से। फिर 43rd में इसमें भी आयनाइजेशन पूछा है, सेम स्टाइल में आप करिएगा। 44th में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग CH इज वीकेस्ट होमोलिटिक फिशन। देखो इंटरेस्टिंग आ गया, होमोलिटिक फिशन में क्या करना बेटा? फ्री रेडिकल बनाना है।
और फ्री रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होता है। तो जो तुम इसका डी वाला ऑप्शन देखोगे ना, उसमें 3 बेंजीन रिंग्स हैं जो इसको स्टेबलाइज करेंगी। तो जब उसको स्टेबलाइज करेंगी तो जो बॉन्ड होगा वो वीकेस्ट हो जाएगा, आसानी से टूट रहा है। ये हो गया। 45th को देखो, उसमें भी आपको उसी तरह से करना है बेटा, है ना। एच आप तोड़ दो होमोलिटिकली, फ्री रेडिकल बना लो, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जज कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। 46 में भी एच हटाया, इंडिविजुअली सारे एच हटाए, फ्री रेडिकल, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक किया, रेजोनेंस चेक किया, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे मैं अगर 46 को दिखाऊं भी तो मेरे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक मेरा रेडिकल यहां पर बनाऊंगा मैं, है ना, वो जो रेजोनेंस नहीं जाता ना, रेजोनेंस ना हाइपर कॉन्जुगेशन, ये डिस्टेबलाइज करता है, और बाकी मैं ऐसे ही लिख दूं। ठीक, फिर एक किधर बनाऊंगा बेटा, एक इसको ऐसे ही रहने दूंगा, यहां पर बना लूंगा। फिर एक किधर बनाऊंगा बेटा, फ्री रेडिकल, ऐसे बना दूंगा। फिर एक किधर बनाऊंगा बेटा, ये वाला। तो अब इनमें स्टेबिलिटी आप जज कर लो, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लो। तो अगर आप देखोगे तो पहली चीज तो ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, तो यहाँ पर रिमूवल जो होगा वो इजी हो जाएगा। पूछा उसने वही है, ईज ऑफ रिमूवल ऑफ एच, तो मेरे लिए सबसे आसानी से इसमें निकलेगा। फिर उसके बाद जो 1 वाला केस है वो तो लीस्ट स्टेबल वाली सिचुएशन है, और लीस्ट स्टेबल होगा तो क्या हो जाएगा बड़ा, उसमें उसमें वो रिमूवल सबसे ज्यादा टफ हो जाएगा, वो हो गया। इसी तरह से आप 47 भी कर सकते हो। 48th क्वेश्चन जो है उसको, उसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है, फिर से वही ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इतनी देर से तो वही कर रहे हैं, जिसमें रेजोनेंस हो, फोर्थ में देखो सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा वो स्टेबलाइज कर, फिफ्थ में वो लीस्ट स्टेबल बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर वो ऑड इलेक्ट्रॉन है। फिर 49th क्वेश्चन हेट्रोलिटिक क्लीवेज इजिएस्ट पूछा है जिस तरह से, तो उसमें आप पहले तोड़ दो और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लो, तो मेरे ख्याल से फोर्थ सबसे ज्यादा आ जाएगा। 50th भी आप कर लोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस बोला है, तो ऑफ कोर्स वो आप कर लोगे। 51st A03 के साथ रिएक्शन है, Br हटा दो बेटा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करो, पर आप बी में देखोगे तो आपको एरोमेटिक कार्बोकेटायन मिलेगा, यानी सबसे आसानी से उसको तोड़ लोगे तो सबसे आसानी से वो प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है guys, now we will do assertion and reasoning type questions. If you see first question, assertion is orthohydroxyacetophenone is less acidic than its meta isomer. What is this? OH, and OH is at ortho position of C double bond O CH3. This is orthohydroxyacetophenone, और ये कहता है मेटा आइसोमर से लेस एसिडिक है। लेट्स सी, यहां पर OH लगा दो, इस जगह पर ये ग्रुप डाल दो, ठीक है। ये इसके ऑर्थो पे तो ये इसकी ऑर्थो पे, ये इसके मेटा पे तो ये इसके मेटा पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको कैसे लिखते हो, ठीक है। भले ही इंट्रामोलिकुलर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट वो केवल पैरा के रिस्पेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, मेटा से नहीं। मेटा में जो विड्रॉइंग पावर है दैट इज ओनली बाय इंडक्टिव, तो इसलिए उतना एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होगा उसका इन दोनों के कंपैरिजन में। और असर्शन कहता क्या है कि फर्स्ट कंपाउंड इज लेस एसिडिक देन दिस, तो इसका मतलब दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और क्या बोलता है फिर, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इज मोर स्टेबल देन मेटा आइसोमर। इट्स ट्रू, बिकॉज कॉन्जुगेट बेस जब O माइनस बनाओगे तो वो जो है COCH से रेजोनेंस से विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो कॉन्जुगेट बेस विल बी मोर स्टेबल ऑफ एज कंपेयर टू दिस वन, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो यस ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी। नाउ सेकेंड असर्शन रीजन में देखो बेटा, CHF3 इज लेस एसिडिक देन CHCl3। CHF3 और CHCl3 इनका कंपैरिजन है, दोनों के हटा दो तो यहां पर आ जाएगा CF3 माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा CCl3 माइनस।
परहैप्स ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, Cl के पास Mg ऑर्बिटल होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन पे है इसको वो एकोमोडेट करता है, तो ये काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस हो गया। इससे क्या होगा, इसका डिस्पर्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिस्पर्शन ज्यादा हो जाएगा तो ये जो है ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। जबकि दिया क्या है, हाँ वही दिया हुआ है, CHF3 इज लेस एसिडिक देन CHCl3, इट्स ट्रू। फिर वो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये भी ट्रू है, लेकिन इसका परफेक्ट रीजन क्या है बेटा, बैक बॉन्डिंग। तो इसमें बोथ assertion reason are true but reason is not the correct explanation, ऐसा बोल सकते हो। इसको आप बोल देंगे बी, ठीक है, ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि 7 ब्रोमो 135 साइक्लोहेप्टाट्राइन एग्जिस्ट एज आयनिक कंपाउंड, और फिर लिखा है ट्रोपोलियम आयन इज एरोमेटिक एंड इज स्टेबल। तो एक्चुअली ये किसकी बात कर रहा है, इसकी, ये तो ये कहना चाहता है कि ये बॉन्ड इतना वीक है कि अगर हम इसको, क्यों वीक है, बिकॉज इसका अगर हम Br ब्रेक कर दें तो ये कार्बोकेटायन जो है वो देखोगे तो एरोमेटिक है बेटा, देख सकते हो 6 पाई का लूप बन रहा है, तो ये एरोमेटिक हो गया। और परहैप्स इसीलिए वो इस तरह से लिख रहा है ना कि इट एग्जिस्ट एज आयनिक कंपाउंड, और ये जो आयन दिखता है ना इसको ही हम लोग बोलते हैं ट्रोपोलियम आयन, ठीक है, विच इज नथिंग बट एरोमेटिक। तो इसका आंसर, बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स, इट्स ट्रू, बट पुअर वन फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, इट्स ट्रू, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला केस हो गया। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस रिलीजेस सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम लैटिस एनर्जी एंड ब्रेक। ये एक्चुअली पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो इट्स करेक्ट, बट ये केमिकल बॉन्डिंग का है, आप एक बार इसको देख लेना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है इन बेंजाइन 2 आउट ऑफ 6 कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज रॉन्ग। बेंजाइन हमने कई बार डिस्कस किया है बेटा, ये है बेंजाइन, रिकॉल करिए, ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें हर एक कार्बन क्या होता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज। दिस इज द एग्जांपल वेयर इवन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसमें वो वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, और रीजन में क्या लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग अ पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ sp2, बिल्कुल सही है। तो इसमें हम लोग एक पाई बॉन्ड जो है वो pp और ओवरलैप से बनता है, और एक पाई बॉन्ड sp2 के ओवरलैप से बनता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, इसमें डी, ठीक है, ये हो गया। देन 6 क्वेश्चन को देखो बेटा, सिंगलेट कार्बीन हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर, तो सिंगलेट कार्बीन हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर, ये तो गलत हो गया क्योंकि सिंगलेट कार्बीन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना, और वो जो ऑर्बिटल बनाओगे तो वो ट्रायगोनल प्लेनर आएगा, फिर उसमें एक में तो ये चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स एक sp2 ऑर्बिटल में, तो बेंड शेप बचेगा। तो इसका मतलब इसका भी आंसर डी हो गया, है ना। फिर उसके बाद heterolytic fission involves the breaking of a covalent bond in such a way that both the electrons of shared pair are carried away by one of the atoms। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप ए बी ऐसे लेते हो, हेट्रोलिटिक क्लेवेज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। फिर हेट्रोलिटिक फिशन अकर्स रेडली इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाँ बिल्कुल सही, जैसे CCl दिया हुआ है तो Cl माइनस C+ बनेगा, बिल्कुल सही है, कोई नहीं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन के उसमें नहीं जाएगा, रीजन थोड़ा सा हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसलिए बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8th पे आते हैं, सर्च रीजन में कहता है सी ट्रिपल बॉन्ड C-, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे माइनस चार्ज, ऑफ कोर्स मोर स्टेबल देन डबल बॉन्डेड कार्बन पे माइनस चार्ज। अगर प्लस होता तो उल्टा हो जाता, क्यों, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, मोर केपेबल ऑफ होल्डिंग माइनस चार्ज, दैट इज व्हाई मोर स्टेबल। देखो उसमें रीजन में वही लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या मान लेंगे, क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बिकॉज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, ये हो गया। अब 9th पे जाते हैं, कहता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मच मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। हाँ, क्योंकि ये जो हम लोगों ने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था वो है, और ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में 2 रीजंस इसके एक्सप्लेनेशन में लाते हैं। एक, जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं हम लोग तो उसमें क्या हो जाता है बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक वो हो जाता है और एक साइज की वजह से। तो
तो मेरे ख्याल से दोनों स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी उसने लिख कर दिया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो गया। चलो अभी कॉम्प्रहेंशन पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अब देखो इसका कॉम्प्रहेंशन वन एक्चुअली पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने एसिड बेस पे सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, सारी थियरी की हुई है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, मैक्सिमम पीके। मैक्सिमम पीके मींस मिनिमम या लीस्ट एसिडिक, राइट ना। तो आप लीस्ट एसिडिक इसमें से देख लो कि क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप डी में देखोगे ना तो ये दिया हुआ है ना। और इसका जो H निकालोगे तो कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो CO के साथ रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन CO भी किसी के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो ये इस माइनस के लिए क्या हो गया बेटा, बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यानी माइनस का डिस्पर्शन उतना अच्छा हो नहीं पाया, तो पेरेंट उतना अच्छा एसिडिक नहीं होगा। जबकि बाकी सब में क्या हो रहा है, नॉर्मल है, सिंगल रेजोनेंस चल रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये वीकेस्ट एसिड हो गया, तो इसी के लिए आपका पीके मैक्सिमम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप डी टिक कर सकते हैं, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि एक्टिव मिथाइलिन। तो एक्टिव मिथाइलिन तो हम लोग ने कई बार लिखा हो बेटा, CH2 ग्रुप दिया होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर हो, वाया रेजोनेंस, वाया रेजोनेंस। बस मेरे ख्याल से इसमें डी परफेक्ट बैठता है इस पे। फिर थर्ड देखो, थर्ड वाले में एक्टिव मिथाइलिन दिया हुआ है बेटा, है ना। आप देखो ना, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड और बीच में ये, इसी को तो एक्टिव मिथाइल, यानी ये हमारा एसिडिक H है। और जब तुमने एक बेस डाला विच इज नथिंग बट NH2 माइनस, तो बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H, इस H को निकाल लेगा, तो जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि वहीं पर एसिडिक H था, उसको निकालते ही वहां माइनस आ जाएगा। मेरे ख्याल से ए मैच कर जाएगा, है ना। तो ये कंप्रेंशन तो इजी निकला। दूसरे पे आते हैं, देखो बेटा, इसमें देखो हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड आप इसको रीड कर सकते हो। और इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयंस विल शो हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स। तो ये तो बहुत आसान है बेटा, सी ऑप्शन को देखोगे तो 9 अल्फा H उसमें दिया है, तो वही आंसर हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। तो बस अगर कार्बोकेटायन है तो अल्फा H देखो, अगर एल्कीन है तो अल्फा H देखो। तो सी और डी में तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, बेंजीन के साथ अगर एल्काइल ग्रुप रहता है तो उसमें भी हो जाता है, वी हैव डन दिस। तो मेरे ख्याल से इसके लिए ए भी हो जाएगा और डी भी आंसर हो जाएगा, है ना, ये भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स विल नॉट शो द फिनोमेना ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फ्री रेडिकल में होता है, लेकिन ए में अल्फा H नहीं है, बी में भी अल्फा H नहीं है, सी में है, डी में है। तो विल नॉट बोल रहा है, तो फिर इसका भी आंसर ए बी हो जाएगा, है ना। चलो ये भी कॉम्प्रहेंशन हो गया। नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन पे जाते हैं। इसमें भी आप पढ़ सकते हो। फिर अगर मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पिक करता हूँ, कंपेयर द वैल्यूज ऑफ सेकेंड डिसोसिएशन मैलेइक। ये तो क्लासरूम में हमने लिखा हुआ है बेटा, मैलेइक फ्यूमेरिक में। तो मैलेइक और फ्यूमेरिक का जो एग्जाम्पल है उसमें जो COOH एक्चुअली इसमें दो है ना, तो दो इसमें Ka वैल्यूज होंगे। इसी तरह से फ्यूमेरिक में भी ट्रांसफॉर्म है वो, इसमें भी दो जो वैल्यूज होंगे Ka वैल्यूज। इसमें क्या होता है, जब आप पहला वाला निकाल देते हो तो वो जो CO माइनस बनता है वो इस COH के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लेता है। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो गया, माइनस का डिस्पर्शन हो गया बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये H रिलीज वाज इजी इन दिस केस। यानी मैलिक एसिड के लिए जो Ka1 है वो बड़ा होगा। लेकिन जब फ्यूमेरिक की बात करोगे ना, तो ये जब सेकेंड जब H की बात करोगे तो क्या होगा कि इस वाले में ये जो सेकेंड H है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंसा हुआ है, तो इट विल बी डिफिकल्ट, रिलीज ऑफ दिस H विल बी डिफिकल्ट। सो इसके लिए जो Ka2 डिफाइंड है वो कम हो जाएगा, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। राइट, आपने एक एक H हटा दिया, माइनस बचा, तो यहाँ कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इजीली यू कैन रिमूव दिस। यानी कि Ka2 जो होगा वो फ्यूमेरिक का ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है ना।
ये हो गया। फिर इसका 8th क्वेश्चन इस पैराग्राफ का क्या कहता है, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। तो इसमें आप देखो कोई लोकलाइज्ड दिया है क्या? लोकलाइज्ड अगर देखोगे आप तो 1 वाला नाइट्रोजन लोकलाइज्ड है, 2 डीलोकलाइज्ड है, 3 वाला आप देखोगे तो लोकलाइज्ड है, और फिर 4th वाला भी लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो हाँ 1 वाला आप देखोगे तो उसमें एमाइडीन का केस बन जाता है। अब देखो ना, एक वो लोकलाइज्ड है और साथ में देखो वहां लोन पेयर तो है, इवन दो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, बट उसमें सेकेंड का जो लोन पेयर है वो जंप करके आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, एमाइडीन का एग्जाम्पल रिकॉल करिए, कई बार मैंने आपको बताया होगा। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वीकेस्ट एसिड एमंग द फॉलोइंग इज। तो सारे फिनॉल्स हैं, कैटेगरी वाइज देखो किसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेस्ट लगा हुआ है। तो सी में देखोगे OCH3 रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो वो उसको वीकेस्ट एसिड बना देगा। तो 9 का सी हो जाएगा। ये हो गया। फिर 10th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट एसिडिक। तो ए वाले में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, बी तो एल्कोहल है तो हट जाएगा, सी नॉर्मल फिनॉल है, डी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 लगा तो डी इज द मोस्ट एसिडिक। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 11th में कार्बोकेटाइंस दिए, इसकी स्टेबिलिटी पूछिए। सबसे पहले देखो 4th आ जाएगा क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी है। अब देखो एरोमेटिसिटी है, फिर बाकी में देखो रेजोनेंस सबसे अच्छा किसमें हो रहा है, 1 में हो रहा है, फिर 2 में हो रहा है, फिर 3 में हो रहा है। 4 1 2 3 सिंपल सा ऑर्डर हो गया, ये भी हो गया आपसे। फिर 12th वाले को देखो, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन आयंस और करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो किसमें -4 सबसे अच्छा डिस्पर्स्ड है, तो तीनों में बेंजीन के साथ लगा हुआ है, रेजोनेंस तो हो ही रहा है, लेकिन सेकंड में NO2 इज एक्स्ट्रा विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो सबसे ज्यादा उसको स्टेबल बना देगा, और 1 वाला तो डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। क्लियर है बेटा? अब कॉम्प्रेंशन 4th पे आते हैं बेटा। इसमें भी वही एसिड के बारे में आपसे पूछा गया है ना, एसिड का ही मेनली है मेरे ख्याल से, एसिड बेस का ही है सर। तो इसमें क्या कहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फिर से वही है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग है, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आना चाहिए, आप देख सकते हैं, इसको कर लेना। 14 वाले में देखोगे तो पीकेबी पूछा है। मिनिमम पीकेबी का मतलब हो जाएगा बेटा कि वो कंपाउंड जो है ज्यादा बेसिक होना चाहिए। इसमें आप SIP इफेक्ट देखना पड़ा, ए में आपको SIP नजर आएगा, है ना। और ये एक स्पेशल एग्जांपल है बेटा, आई हैव गिवन यू द डेटा फॉर SIP, उसमें आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट यही वाला आपको मिलेगा। और इस वाले में जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो बेटा डी है। ठीक है। फिर 15 क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। एनिलीन दिया, ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, मेटामिथाइल एनिलीन, पैरामिथाइल एनिलीन, ये भी उसी डेटा में दिया हुआ है जो मैंने आप नोट्स रिफर करिएगा, बड़ा आसान। इसमें भी SIP वाला फंडा आ जाएगा, तो जिसमें भी ऑर्थोमिथाइल एनिलीन लास्ट पे दिया वो आंसर हो जाएगा। तो देखो एक ही में दिया है सी में, तो दैट विल बी द आंसर, है ना। अब 16 देखो, इसमें आपको केवल ये हो सकता है कि आपको उस नाम में कंफ्यूजन हो, तो आप वो शीट जो मैंने दे दी थी आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर में, उसमें जाकर देखें तो आपको क्रिसॉल का आइडिया होगा, है ना। ये OH है, यहाँ पर CH3 लगा, इसको ऑर्थोक्रिसॉल कहते हैं। फिर यहाँ पर लगा दिया, इसको हम लोग मेटाक्रिसॉल कहते हैं। और फिर यहाँ पर लगा दिया तो इसको पैराक्रिसॉल कहते हैं। और फिर एक नॉर्मल फिनॉल है। तो CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन जब वो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू वो रिलीज करेगा, एंड दैट इज बेटर रिलीजिंग। तो ऑर्थो और पैरा वाला जो होगा वो इसको लेस एसिडिक बना देगा। इज माई पॉइंट क्लियर? और ऑर्थो पोजीशन पे बिकॉज इंडक्टिव और ज्यादा होगा तो वो और खराब इसको एसिडिक बना देगा। तो ऑर्थोक्रिसॉल देखिए किसमें वो लास्ट में दिया, वही आंसर आपको सिलेक्ट कर लेना, बी में दिया तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 17 देखो, कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये तो आप देखोगे स्ट्रेट आपका ऑर्थो इफेक्ट, बिकॉज ये सारे के सारे बेंजोइक हैं, और बेंजोइक में आप सबसे पहले तो ऑर्थो इफेक्ट देखो। ऑर्थो इफेक्ट जो है वो 3rd में सबसे ज्यादा लग रहा है, तो वो 3rd सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, है ना।
और फिर बाकी 2 और 1 में भी वो क्राउडिंग देखोगे तो मेरे ख्याल से CMe3 का क्राउड जो है ज्यादा नजर आएगा, तो उसमें ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो वो फिर उसके बाद आएगा ऑर्थो इफेक्ट में। तो थर्ड, टू एंड देन फर्स्ट, तो मेरे ख्याल से सी आंसर हो जाएगा इसका, है ना ये। अब 18th पे आ जाते हैं, विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसमें फिर से बेटा वही चीजें हैं, आप देखोगे जो सेकंड कंपाउंड है उसमें SIP है, जो जो थर्ड कंपाउंड है उसमें भी SIP है, लेकिन जो थर्ड कंपाउंड है उसमें NO2, अच्छा फर्स्ट में भी SIP है, फर्स्ट में भी SIP है, और जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और Cl भी रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट NO2 क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि रेजोनेंस से भी विड्रॉ करता है और इंडक्टिव से भी विड्रॉ करता है। हेलोजेंस क्या होते हैं, इंडक्टिव डोमिनेट करता है, इसलिए नेट इफेक्ट आप बोल सकते हो विड्रॉइंग, ठीक है। और जो CS3 है वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। तो इन तीनों में डिक्रीज होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, और ऑर्डर आप निकाल ही सकते हैं कि जो सबसे जो लास्ट में आएगा वो 3 वाला हो जाएगा। तो आप देखो किस ऑप्शन में 3 लास्ट में दिया है, और उसके बाद देखोगे तो CL वाला लेंगे हम लोग, क्योंकि वो भी विड्रॉइंग वाला है। तो अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से सी में वो मैच कर रहा है ना, ये हो जाएगा। अब 19th क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ है, फिर से ये बेंजोइक एसिड है, फिर से ऑर्थो इफेक्ट देखना पड़ेगा। अच्छा ये तो आपके पास डेटा दिया उसमें भी है, जो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो 1 3 और फिर 2 और 4, 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 आपको दिया हुआ है, मेरे ख्याल से डी में दिया हुआ है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन कैरेक्टर। तो ये मेरे ख्याल से इसमें जो बीच में एसिडिक है उसको H+ के फॉर्म में निकाल दो, तो जो माइनस चार्ज है आप देखोगे मेरे ख्याल से बी में वो एरोमेटिसिटी अचीव करेगा, तो परहैप्स इसीलिए इसका आंसर बी आप टिक कर सकते हैं। 21st में क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स विल हैव द लोवेस्ट pKa वैल्यू। तो लोवेस्ट पीके वैल्यू कब होगा, जब वो हाईएस्ट एसिडिक होगा। हाईएस्ट एसिडिक के लिए क्या चेक करना पड़ेगा अपना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है वो ज्यादा होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग है वो कम होना चाहिए, और पोजीशन पे भी वो बहुत डिपेंड करता है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो मेरे ख्याल से आप NO2 देखिए, जैसे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन में NO2 दो ग्रुप्स के बीच में फंसा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर वाया रेजोनेंस क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा, तो बी तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि हमको हाईएस्ट एसिड की तरफ जाना है, ठीक है। और ए वाले में देखोगे तो जो NO2 है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो मेटा पोजिशन पे, तो वहां रेजोनेंस वर्क ही नहीं करेगा, तो वो आंसर नहीं हो सकता। फिर डी वाले में भी देखोगे वो मेटा पोजिशन पे NO2 OH के, वो भी आंसर नहीं होगा। तो जो बेस्ट आंसर हो सकता है वो सी यहाँ पर हो जाएगा, जो हाईएस्ट एसिडिक होगा और लोवेस्ट पीके वैल्यूज के लिए निकल आएगा, ठीक है बेटा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, है ना। तो इसमें सारे COH हैं, सी और डी में तो रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, ए और बी में विड्रॉइंग है, बी का विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है बिकॉज CH ट्रिपल बॉन्ड सी है, परफेक्ट, बी इज द राइट आंसर। 23rd में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, है ना, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा। और अब 1 को देखो तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है CS3, तो वो एसिडिक में सबसे खराब हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में वो दिया है वही हो सकता है आंसर, दैट मींस A एंड C में से अपने को टिक करना है। फिर आप देखोगे तो जो दूसरा COH ग्रुप है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, एक हमारा साइट है COH ग्रुप के लिए। तो 2 में COH सबसे पास में है, 3 में उसके बाद है, और 4 में सबसे दूर है। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 1, एंड ये सी में दिया, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा, ये हो गया। चलिए मैच दी कॉलम भी देख लेते हैं बेटा। तो पहला मैच दी कॉलम देखो, इसमें दिया हुआ है, तो पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें हो सकता है, CH3NH2, बेंजाइन में होगा नहीं, CH3NH2 है। और बेंजाइन क्या है, बेंजाइन ये है, ठीक है, ये बेंजाइन है। SO3 में कोई चांस नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और ट्रोपोलियम कैटायन ये है बेटा, ठीक है।
सो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो फिर ए के लिए मैचिंग तो 1 हो जाएगी। बी एरोमेटिक बोल रहा है तो ये भी एरोमेटिक होता है। और मेरे ख्याल से ये भी, आप इसको भी देखो 6 पाई का लूप है तो 4, तो ये 4 से मैच कर जाएगा। सी में क्या कहता है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाए। तो इसमें एक्चुअली में ये जो बेंजाइन है ना, ये आगे चलकर आप पढ़ोगे तो एक न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है रिएक्शन के लिए। तो एक ये हो जाएगा 2, और ये तो कार्बोकेटायन है तो ये तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। और ये भी, तो इसमें जैसे ही कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये एसओ का बॉन्ड टूट कर पाई बॉन्ड ओ की तरफ शिफ्ट होता है, तो एस बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड। तो मेरे ख्याल से 2, 3, 4 ये तीनों इसमें आप ले लोगे। डी वाले के लिए देखो इसमें कहता है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। तो CH3NH2 में डेफिनेटली आपको मिलेगा तो 1 हो जाएगा। और एक्चुअली में ये जो आप SO3 का जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है। तो जैसे मैंने एक बार आपको एमबी फाइल के बारे में बताया था जिसमें दोनों होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक साइट और न्यूक्लियोफिलिक साइट। तो अगर उसको चूज करना है तो हम यहाँ पर S3 को भी डाल सकते हैं। ये मेरे ख्याल से ये एक मैथ दी कॉलम हो गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। इसमें क्या कहता है, ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स इंडक्टिवली बट डज नॉट डोनेट और विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस। तो ये एक्चुअली में आप पूरा का पूरा अपना उससे देख सकते हैं, मैंने आपको सब लिखाया हुआ है। इंडक्टिव से तो सारे ग्रुप्स विड्रॉइंग होते हैं एल्काइल ग्रुप्स को छोड़कर के, जिनमें निगेटिव चार्ज होता है। और रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, विड्रॉइंग है, ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली करना बेटा। और फिर थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाले में फिर से वही चीज है बेटा, -M इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट -I प्लस M, तो ये भी कई बार हमने किया हुआ है ना। तो ये मेरे ख्याल से आप करेंगे हो जाएगा। फोर्थ वाले में आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना वो सबके सब पैरामैग्नेटिक्स होते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ए नॉन एरोमेटिक आ जाएगा आपका, यानी कि ये ए मैच करा देंगे 2 से। डी वाला एंटी एरोमेटिक है वो मैच हो जाएगा। सी एरोमेटिक है तो सी वाला आप मैच करा देंगे तो वो हो जाएगा। और डी वाला पैरामैग्नेटिक है और नॉन एरोमेटिक से भी मैच करा देंगे उसको, है ना, ये हो जाएगा। और तो इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये भी हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट मैच की कॉलम ले लेते हैं। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। तो ये मेरे ख्याल से ट्रू है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ये बोल रहा है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो इससे तो ज्यादा ही एसिडिक होगा, ठीक है। अब अच्छा, ये तो कॉलम्स 1, 2 में दिए हुए हैं, आपको केवल मैच कराना है ना। तो इसमें ए वाला जो है वो मेरे ख्याल से आप इंडक्टिव के थ्रू कर पा रहे हो ना। हाँ, तो -O जो बी है, एलाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल प्रोफाइल, ये तो फिर आपका रेजोनेंस से मैच कर रहा है। हाँ, रेजोनेंस से मैच करा दूं। और सी वाले में जो है प्रोपीन इज मोर स्टेबल देन इथीन, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें देखो फिट हो जाएगा परफेक्ट, क्योंकि इसमें आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, ये परफेक्ट हो जाएगा। फिर डी वाला देखोगे तो कहता है, अच्छा डी वाला तो एक दूसरे के वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो ऑक्टेट रूल देखोगे तो सेकंड वाले में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टेट रूल से आपको आंसर परफेक्ट आएगा। फिर लास्ट वाला चलो डिस्कशन करते हैं, मैथ की कॉलम। तो इसमें पहला दिया हुआ है CH3 होल 4n+। तो CH3 होल 4n+ नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ट्रू बिकॉज उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता है। नॉट एन न्यूक्लियोफाइल, ट्रू बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ट्रू है, वो कोई रेजोनेंस नहीं है उस पे। नो हाइपर कॉन्जुगेशन, ट्रू है, यानी कि ए मैचेस विद 1, 2, 3, 4 ऑल, है ना। और बी वाले पे आते हैं। बी, यस इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटायन है तो इलेक्ट्रोफाइल तो होगा ही, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन क्योंकि अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है। फिर सी वाले में आते हैं।
सी वाले में मेरे ख्याल से ये ए जैसा ही केस हो जाएगा, इसमें कोई खास डिफरेंस तो आ नहीं रहा है, यानी ये भी 1 2 3 4 से मैच कर जाएगा। ठीक है बेटा, सो ये गेट इक्विप्ड हो जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट विंडोज टू आईआईटी जेई। अब इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल। तो इसमें सबसे पहली चीज है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब भी क्वेश्चन आए ना, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए सबसे पहले आप देख लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक दो थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर वाला मैंने आपको एक भेजा भी था बेटा, जिसमें बेंजीन था और साइक्लोहेक्साडाइईन वाला केस था। अब इसमें दूसरा पॉइंट होता है स्टेबिलिटी बेटा, बस इसके बेसिस पे आपको हमेशा आंसर सही आएगा। तो जैसे इसमें देखो क्वेश्चन 1 में तो पहला है 1 ब्यूटीन, फिर 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, फिर है ब्यूटाडाइन और पूछा है स्मॉलेस्ट। तो ब्यूटाडाइन तो भली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स, तो वो आंसर तो पिक करेंगे नहीं बेटा हम लोग, है ना। अब जो बचे हुए उसमें आप देख लो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल उसमें ट्रांस वाला केस हो गया, है ना। सिस और ट्रांस, देखो सबसे पहली चीज है कि जब आप 1 ब्यूटीन बोलते हो ना, तो 1 ब्यूटीन में अल्फा हाइड्रोजन ही 2 है। तो अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो इसका हाइपरकॉन्जुगेशन कम होगा, तो इसका स्टेबिलिटी रिलेटिव टू इसके जिसमें 2 ब्यूटीन है, तो 2 ब्यूटीन में आपको अल्फा एच कितना मिल रहा है बड़ा, 6 मिल रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट, 6 मिल रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। और इसपे भी सिस ट्रांस है, याद रखना, मैं आपको ये लिखकर भी दे देता हूँ, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर 2 मिथाइल मेरे ऐसे लगे हुए हैं एक ही कार्बन पे, इस पे भी अल्फा एच 6 है। इसके बाद ट्रांसफॉर्म जिसमें आपको अल्फा एच कितने लगे हुए हैं बेटा, 6 है। और सिस फॉर्म इसमें भी अल्फा एच कितना लगा हुआ है, 6। तो ये 3 अल्फा एच 6 वाले केसेस हैं और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसको आप बिल्कुल याद रख लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये वाला पहला वाला केस तो दिया नहीं है, सिस ट्रांस में दिया है, तो ट्रांस जो है वो ज्यादा स्टेबल हो गया, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। हाँ, तो इसमें कहता है इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। 2 में आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हुए हैं और पैरा पे NO2 विड्रॉइंग ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो 4 3 और 2 वाला तो रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ, तो 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2, जो डी इज द राइट आंसर। फिर थर्ड आप कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्थ में एमंग्स द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड, तो इसमें वही लोकलाइज डीलोकलाइज सबसे पहले देखो बेटा, है ना। सबसे पहले आपको लोकलाइज डीलोकलाइज देखना है, तो आप देखोगे तो जो डी है उसमें लोकलाइज लोन पेयर है नाइट्रोजन का, तो वो मोस्ट बेसिक हो जाएगा। फिर फिफ्थ वाले में देखो एमाइडीन वाला एग्जाम्पल आ गया, और NH2 का लोन पेयर जो है Cu के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो उसके साथ वो वीकेस्ट हो जाएगा, और 1 वाला क्या हो जाएगा, हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ पे आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें जो है 1 नंबर 1 हो और 4th लास्ट में हो, और फिर उसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी में, सेकेंडरी हम लोग जानते हैं बेटा ज्यादा बेसिक होता है प्राइमरी के कंपैरिजन। एमाइंस, नॉर्मल एमाइंस की बात कर रहा हूँ, है ना। सो फिफ्थ के लिए फिर आंसर क्या हो जाएगा, बी मैच कर जाएगा, है ना। 1 3 एंड देन 2 4, परफेक्ट। फिर इसमें क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन है तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, फिर डाइपोल मोमेंट भी केमिकल बॉन्डिंग हो गया। 8th क्वेश्चन देखो आपको बताते हैं, इसमें कहता है कि व्हेन X इज मेड टू रिएक्ट विद 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaH टू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो आपका जो सबसे पहले तो आप देखो COOH, ये जो है सबसे ज्यादा एसिडिक है। फिर फिनॉल, फिनॉल में ऐसा फिनॉल जिसके साथ NO2 लगा हुआ है वो ज्यादा हो जाएगा, और फिर नॉर्मल फिनॉल, और फिर टर्मिनल एल्काइन। आप ध्यान से देखो बेटा, ये एसिडिक का ऑर्डर है। तो जब तुम NaNH2 बेस डालोगे तो सबसे पहले वो किसका H अब्स्ट्रैक्ट करेगा, COH का, तो CO माइनस बनना चाहिए। फिर दूसरा किसका निकालेगा, उस फिनॉल का जहां पर NO2 दिख रहा है, उससे आप O माइनस उसको बना दो। तो फिर इस तरह से मेरे ख्याल से आपको सी से देखो मैच कर जाएगा, परफेक्ट।
अब 9th क्वेश्चन इसका देख लेते हैं बेटा। 9th में भी एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है। सबसे पहले तो कैटेगरी देख लो, तो मेरे ख्याल से X नंबर 1 हो जाएगा, COH कैटेगरी दी हुई है। फिर दो हमारे पास है NH3 प्लस, एक Z है और एक NH3 प्लस है Y। दोनों NH3 प्लस है, कैटेगरी सेम हो गए। कैटेगरी सेम हो गया तो क्या करोगे बेटा, फिर देखो कि जो COH ग्रुप है वो एक्चुअली इनके लिए क्या है, एक दूसरा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो वो किसके नजदीक है, Z के नजदीक है, इसलिए Z वाला जो H होगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, X ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन Y। दिस इज द आंसर। ठीक है, फिर 10th वाला, तो गाइस 10th वाले में देखिए ये एसिड बेस रिएक्शन वाला केस है। केवल आपको एक सल्फोनिक एसिड वाला केस दिया हुआ है SO3H, और इसमें आपको CH3COA ने डाल दिया है ना। तो ये अपना H इसको दे देगा, वो H एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो बन जाएगा एसिड, और दूसरा वाला बन जाएगा क्या, सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बस इतना छोटी सी चीज है। तो यस ऑफ कोर्स ये प्रोसेस होगा, बिकॉज ये एसिड इस एसिड से स्ट्रॉन्गर, राइट। मेरे ख्याल से सी से आपको मैच कर जाएगा। 11th क्वेश्चन एक्चुअली एल्केन चैप्टर का क्वेश्चन है। ये जो PHMgBr है ना, ये एक पॉपुलर रिएजेंट है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका जो ये पीएच पार्ट है ये एक्चुअली RMgBr करके होता है, और R माइनस ये बेसिक पार्ट होता है। और बेस को क्या पसंद है बेटा, एसिड। तो सामने देखोगे तो जो HO के साथ कनेक्टेड है ना, उस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये बेसिक साइड। तो ये पीएच इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बस PHH बना देगा। PHH क्या होता है, पीएच फिनाइल रिंग होती है, उस पे H लगा दिया तो बेंजीन कंपाउंड बन जाएगा। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पर दिया हुआ, ये एल्केन चैप्टर का है, तो इसका आंसर तो क्लियर है, बट चाहिए तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, फिर 12th क्वेश्चन में क्या कहता है, फॉर 1-methoxy 1,3-butadiene विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल। ये आप ऑक्टेट रूल वगैरह से कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पेनानाइट्रोफिनॉल आर हीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट द गैसेस। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट में जब कोई भी HA डालोगे, एसिड डालोगे, CO2 गैस के अलावा कुछ लिबरेट ही नहीं होगा। या तो होगा तो CO2 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बस CO2 ही लिखना और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया था। फिर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से सोचना। 15th क्वेश्चन हमने कई बार किया हुआ पहले भी, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। फिर 16th क्वेश्चन में अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ये ऑर्डर मैंने क्लियरली आपको दिया हुआ है बेटा। 16 के लिए बड़ा सा ऑर्डर दिया, उसमें से देखेंगे तो H कनेक्टेड टू O जो है एल्कोहल, वो टर्मिनल एल्काइन से भी ज्यादा एसिडिक होता है, एल्कीन से भी ज्यादा एसिडिक होता है। तो D आंसर इसका आप लिख सकते हो। 17 क्वेश्चन, अच्छा कहता है मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। तो 17, तो इसमें आप देखोगे नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो 5, तो वो फिजिबल नहीं है, तो वो गड़बड़ है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब 18th पे देखो, कहता है राइट द बेसिक स्ट्रेंथ। ये मेरे ख्याल से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया। डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आप केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से सोचना। फिर कहता है कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी Ka की वैल्यू। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है बेटा, Ka। तो जो लीस्ट एसिडिक होगा वही आपके लिए लोएस्ट, उसी के लिए जो वैल्यू Ka होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे तो एफ लगा हुआ है, Br दूर है, यानी कि आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, बिकॉज Br एक तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर खराब है F से, और वो दूर लगा हुआ है, तो वही वीकेस्ट एसिड हो जाएगा, उसके लिए मिनिमम वैल्यू होगी डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। ठीक है, फिर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, देखो मैंने पहले भी बोला है, देखो बॉइलिंग पॉइंट्स किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जितने OH ये सब होते हैं उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो वैसे ही तुम समझ जाओगे बेटा, है ना। तो 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, सीधे सीधे आपको इसमें आंसर लिख देना है। वैसे ये केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप उस कॉन्सेप्ट पे जाओगे, हो जाएगा 3, 1, 2 सीधे सीधे आंसर। फिर कहता है कोई तो इसमें कंपाउंड दिया है और मेजर प्रोडक्ट पूछा, इसको आप स्किप कर सकते हो बेटा। ये चाहिए तो फ्री रेडिकल के बेसिस पे सोच सकते हो इसको, लेकिन अभी स्किप कर दो।
23rd क्वेश्चन में क्या कहता है, मैच के वैल्यूज विद सुटेबल एसिड। तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देखो और वैल्यू उसका ऑर्डर लिखो और फिर इस ऑर्डर को इन वैल्यूज से मैच करा दो। तो इसमें घबराना नहीं है कि इसमें वैल्यूज दिए हैं, वैल्यूज की वो डेटा पूछ ही नहीं रहा आपसे बेटा, ठीक है ना। चलो ये भी आप कर लोगे। फिर गिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है वो आप ड्रॉ कर लेना। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, 27 क्वेश्चन को देखो। सो मेनी टाइम्स मैंने, ये हाइड्रोजनेशन पर बेस्ड है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये एल्केन चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस तरह की चीजें। मैंने आपको लेकिन कई बार बताया बेटा, सेपरेटेड बेंजीन रिंग्स का जो सिस्टम होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फ्यूज्ड। जैसे मैंने आपको कई बार समझाया है कि अगर ये इस तरह से दिया हुआ है तो ये बेटर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसकी रेजोनेंस एनर्जी आपको ज्यादा दिया है एज कम्पेयर टू फ्यूज्ड। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो इसमें पहला कंपाउंड दिया है ना, वो उसमें 3 बेंजीन देखो सेपरेटेड दिख रही है। एट द सेम टाइम जो दूसरा दिया उसमें देखो आपको एंटी एरोमेटिसिटी का सिस्टम भी इस तरह का बीच में दिखाई देगा। तो विच वन इज मोर स्टेबल, पहला वाला। बस आंसर हो गया, उसमें कोई डिफिकल्टी तो थी नहीं। फिर देन इट सेज व्हाई एसीटेट आयन इज लेस बेसिक देन मिथॉक्साइड आयन। तो सबसे पहले तो कैटेगरी देख लो बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O-, ये एसीटेट आयन है ना। और मिथॉक्साइड आयन क्या होता है ये। तो आप देखोगे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ नहीं है। क्लियर कट पता चल रहा है, डिस्पर्शन ज्यादा हो गया तो लेस बेसिक हो गया, सो सिंपल। ठीक है। फिर ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन बेंजोइक आयन, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल। तो बेंजोइक एसिड बिल्कुल एसीटेट जैसा ही है भाई, इसका जो कॉन्जुगेट बनाओगे बेंजोएट बनेगा वो, उसमें देखोगे तो ये जो रेजोनेंस दिखाएगा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। जबकि फिनॉल में क्या है बेटा, फिनॉल जब इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे तो ये फिनॉक्साइड, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और कैटेगरी वाइज तो हम जानते ही है बेटा, है ना, ये एक फिनॉल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर 30th क्वेश्चन कहता, हाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नहीं नहीं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी बेटा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। तो ये पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, दूसरा वाला सही है, तो इसका मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर 31st के लिए वो कहता है अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर इसका आप मेरे ख्याल से सेम वे में करिएगा, है ना। वही ऑक्टेट रूल लगाना है और फिर उसके बाद फॉर्मल चार्जेस और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेरे ख्याल से हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन में द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर द फॉलोइंग, ये फॉलोइंग मतलब कार्बोकेटायंस है। तो इसमें आप देखो कि किसमें 6th केस रेजोनेंस बन रहा है। तो आप देखोगे पहले वाले में जो कार्बोकेटायन है वो ऑक्सीजन के साथ है 6th केस में, और मेरे ख्याल से 3rd वाले में भी आप देखोगे तो कार्बोकेटायन ऑक्सीजन के साथ है। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, पहले वाले में वो कार्बोकेटायन 6th केस के साथ साथ टर्शरी भी है, जबकि 3rd वाले में वो क्या है बेटा, सेकेंडरी है। कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी एज कंपेयर टू टर्शरी। और ये सेकेंडरी प्लस 6th केस रेजोनेंस यानी बैक बॉन्डिंग, इसमें टर्शरी और 6th केस, इसमें सेकेंडरी और 6th केस, इसीलिए कौन पहले आएगा 1, देन कौन आएगा बेटा 3। तो 1 ग्रेटर देन 3 किस में दिया हुआ, निकल से डी में दिया है, डी इज द राइट आंसर, डन। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। 34th जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के लिए फिर से भी ऑक्टेट रूल, फॉर्मल चार्जेस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेंगे तो उससे हो जाएगा। 35th आप स्किप कर सकते हैं। 36 के लिए कहता है द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटायन। तो इसमें अल्फा एच काउंट कर लीजिए बेटा, अल्फा एच काउंट कर लीजिए, मेरे ख्याल से अल्फा एच काउंट करते ही तुम्हें आंसर आ जाएगा। तो अल्फा एच काउंट कैसे करते हैं, इसको बॉक्स में डाल देते हैं, इधर इधर और इधर, ये CH लिखा हो जाएगा आंसर, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं वो, या फिर आपको जो शीट मैंने दी है उसको देख लीजिए जाकर के बेटा, उसमें हो सकता है कॉमन नेम्स की लिस्ट में आपको मिल जाए। फिर एलीन के लिए कहता है
ये केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। 39 के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो जो भी एंटी एरोमेटिक होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। ए वाला क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक, लूप ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। बी वाला क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सी वाला देखो, सी वाले को जब तुम प्लस माइनस के फॉर्म में लिखोगे ना लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एंटी एरोमेटिक। डी वाले को देखो बेटा, उसी तरह प्लस माइनस के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। तो बी एंड सी। 40th अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ पर है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप कर लोगे। 41st जो है वो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी है, टर्शियरी दिया नहीं है। बेंजाइल सबसे पहले आएगा, फिर एलाइल आएगा और फिर वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन आएगा, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर है बेस्ड बेटा, जिसपे रेजोनेंस सबसे अच्छा हो रहा होगा वो आप टिक कर लेना। मेरे ख्याल से ए में रेजोनेंस सबसे अच्छा हो रहा है, वही आंसर हो जाएगा। 43rd आप अभी स्किप कर देना, क्योंकि ये जब तक आपको चेयर फॉर्म का आइडिया नहीं होगा आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे। 44 भी आप इसको स्किप कर देना। ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर वो गलत प्लेस्ड है। और फिर 45th में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमाइंस इन गैसियस स्टेट। तो ये तो बहुत सिंपल है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये तो अपने को आता ही है, ठीक है। फिर 47 क्वेश्चन आप देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। 47 में आप देखो, मैंने आपको क्लियरली बताया था बेटा कि पाई स्टार है ना, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल केटायन, टर्शरी ब्यूटाइल केटायन CH3 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 ये हो गया, और 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन यानी कि CH3CH, ये तो इन दोनों में आप देखोगे तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH के जा रहे हैं इसके पास, एम्प्टी ऑर्बिटल यानी सिग्मा पी, पी के नीचे क्या लिख देंगे बेटा, एम्प्टी। और इस वाले में क्या है, सिग्मा, और उधर क्या है, पाई स्टार, ये ध्यान देना है बेटा, ठीक है। तो ए आंसर आपका इसमें मैच कर जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ए इज मोर स्टेबल देन बी। तो ये बहुत सिंपल है। जब पहला वाला देखोगे तो पहले में वो तो जब भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल होगा तो अनस्टेबल होता है, और सेकेंड में तो रेजोनेंस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पहला वाला दिया है उसमें सेकेंड ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर दूसरे वाले में सेकेंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। तीसरे वाले में स्ट्रेन है, फिर दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। डी में आप देखोगे तो PH3C जो दिया है, बिकॉज वहां पर 3 जगह आपको रेजोनेंस मिलेगा, तीनों फिनाइल रिंग जो है उसका रेजोनेंस कराएंगी, तो इसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप इसको देखोगे तो डी आंसर आपको मैच कर जाएगा। फिर नेक्स्ट ये फिर से केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आप कर लोगे, ठीक है। इसमें आगे आप देखोगे तो अगर हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चंस और केमिकल बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन छोड़ दें तो फिर से आप देखो कि 54th क्वेश्चन देखो। 54th क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, पी शायद आपकी बुक में छोटा सा बना हुआ PKB लिखा हुआ है। PKB बेस के लिए डिफाइंड है। अगर वो कहता है स्मॉलेस्ट PKB, स्मॉलेस्ट PKB का मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट क्या होना चाहिए, KB, और हाईएस्ट KB का मतलब बेस बेस्ट होना चाहिए। एमंग जो गिवन कंपाउंड से बेस बेस्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप देखिए किस केस में जो है वो लोकेलाइज्ड है। तो लोकेलाइज्ड मेरे ख्याल से ए और बी सी तीनों में मिल रहा है, डी तो चला गया डी लोकेलाइजेशन में, और एक्वस मीडिया में सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो अगर PKB जो यानी कि वो बेस्ट बेस निकला है तो ए आंसर हो जाएगा, और वर्स्ट बेस निकला है तो डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया आपका विंडो टू IIT जी। चलो